गर्मी में बिना पानी का गांव। बूढ़ा हरिया बैलों के जोड़े को हाँकते हुए बंजर जमीन को जोतने में जुटा हुआ है। हुर्र, हुर्र, चल 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 चल। प्यास के मारे दोनों बैल हुंकारते हुए थस्करी मारकर जमीन पर बैठ जाती हैं। मैं जानता हूँ हीरा मोती, तुम्हें प्यास लगी है, लेकिन इस गांव की धरती पानी के बिना सूख चुकी है। पता नहीं कब तक हमें इस बिना पानी के गांव का श्राप भोगना पड़ेगा। माँ, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी चाहिए। पानी दो ना। मासूम ननकू को पानी के लिए छटपटाते देखकर सरिता का कलेजा मचल जाता है। मेरे लाल, तुझे कहाँ से पानी ला कर दूं? घड़ा खाली पड़ा है, एक बूंद पानी नहीं है। सरिता, रोटी पानी बनाई है तो दे दो, खाकर खेत को निकलूं। अजी, घर में चुल्लू भर पानी नहीं है, चूल्हा किस लिए जोड़ूं जब खाना बनाने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। तभी गांव की सभी स्त्रियां गागर मटके लेके झोपड़ी के बाहर जुट जाती हैं। सरिता, ओ सरिता, आजा, पानी भरने नहीं चलना है क्या? आई सीता काकी। तभी कमर पर मटका लिए 7 महीने पेट से सरिता बाहर आती है। सभी औरतें बाल बच्चों के साथ चलचलाती गर्मी में नंगे पैर चलती हैं। मम्मी, जमीन बहुत गर्म है, मेरे पैर जल रहे हैं। हाय हाय राम जी, राजू तेरे पाँव में छाले पड़ गए हैं। धरती में पानी नहीं है, जमीन तो अंगारों की तरह सुलगेगी ही ना। हमारे गांव का दुर्भाग्य भरा दशा चल रहा है, क्योंकि धरती और गंगा मैया ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। गरम गरम लू किसी लावे की तरह सबके शरीर पर लग रही है। तभी एकदम से बंजर जमीन में दरार पड़ते बीच से फट जाती है। फुलवा डर कर, ये भगवान, ये धरती कैसे फट रही है? कैसा फूटा भाग्य हमारा, प्राण संकट में डालकर पानी लेने जाना पड़ता है। कितने मोहताज हो गए हम। फुलवा बहू, धीरज रख, हमारे गांव की धरती सदा के लिए बंजर सूखी नहीं रहेगी। हमारे बिना पानी वाले गांव में जल के स्रोत जरूर बहेंगे। बूढ़ी सीता ऐसा कहकर सबको तसल्ली देती है। कुछ देर में गांव को पार करके सब दूसरे गांव आती हैं, जहां जिंदा पहाड़ों से जल के झरने बहते हुए तालाब में गिरकर मिल रहे थे। अम्मी, देखो इस गांव में कितना सारा पानी है, मुझे ठंडे ठंडे पानी में नहाने को दिल कर रहा, नहला दो। तभी पोखर का पहरेदार मंगरू दुत्कार कर बोलता है, ए लड़की, चल दूर हट, तुम सबके सब श्रापित हो, तुम्हारे छूने से पोखर सूख जाएगा। चलो चलो, सारी लुगाइयां लाइन लगा लो। फिर सब गरीब सास बहू आग बरसती गर्मी में लाइन में लग जाती हैं। मंगरू बड़ी मक्खरता से जमुना को आधा मटका पानी देता है। अरे भाई, कम से कम इस मटके को पूरा तो भर दो। इतने थोड़े पानी में खाना पीना कैसे बनाएंगे और पिएंगे? अरे ओ काकी, यह पोखर तुम्हारे बाप दादा ने नहीं खुनवा रखा। खैर मनाओ कि हमारा गांव तुम्हें पानी दे रहा है, वरना तुम जैसे शापित लोग बूंद बूंद को तरसोगे। मंगरू इसी प्रकार सबको खरी खोटी सुनाकर थोड़ा थोड़ा पानी देता है और वापस अपने गांव को लौटने लगती हैं। भगवान न करे कि कोई और पीढ़ी इस बिना पानी के गांव में पैदा हो। ऊपर वाले ने दुर्गति करके रख दी है। आखिर क्यों इतने बड़ा गांव होने के बावजूद भी ये गांव बिना पानी का है? इस गांव पर कैसा श्राप लगा है जो जमीनें, नहर, नदियां सब सूखी पड़ी हैं? क्या इस गांव का श्राप कभी मिटेगा? कुछ दिनों बाद। गंगा, तुम्हें मालूम है, सालों के बाद मैं अपनी मलमलिया गांव की मिट्टी को देख रहा हूँ। मगर चंदन, तुम्हारे गांव के खेत खलिहान सूखे पड़े हैं। मैंने तो सोचा था कि लहलहाते खेत दिखेंगे। किसी भी खेत में कृषक रुपाई करते नहीं दिख रहे हैं। गंगा, दोपहरी का टाइम है ना, सब अपने घर रोटी पानी खाने गए होंगे। बैलगाड़ी जैसे थोड़ा आगे बढ़ती है, तभी सबके घर द्वार में मक्खी लग रही थी। जीव जंतु जमीन पर मरियल से औंधे मुंह पड़े थे। तभी सीता हरिया के घर आती है। अरे सीता, एक लोटा पानी पिला दे, जमीन जोत के आया हूँ। अजी, आधा लोटा पानी बचा है, थोड़ा पीना। तभी दोनों भीतर आते हैं। प्रणाम माँ, पिताजी। चंदन मेरा बच्चा, तुझे देखकर मेरा मन तर गया। माँ, ये तुम्हारी बहू गंगा है। प्रणाम माँ जी। सदा सुहागवती रहो। बहू, जोर की प्यास लगी है, पानी पिला दो। घड़े में पानी तो है नहीं, अब क्या दूं इन्हें? लाचारी से हरिया लोटे का पानी आगे बढ़ाता है।
अरे बेटा, ये ले, एकदम ठंडा पानी है, पी ले। धन्यवाद बाबूजी। ये लो गंगा, तुम भी पी लो। गंगा जैसे पानी पीती तभी एक कुत्ता पानी के लिए पूछ हिलाता है। ये कुत्ता काऊ काऊ कर रहा है, लगता है पानी पिएगा। गंगा सारा पानी कुत्ते को पिला देती, तभी सीता कुड़कुड़ाने लगती है। गंगा बहू, तुमने सारा पानी कुत्ते को पिला दिया। हमारे गांव में पानी की किल्लत है, दूर दराज से भरकर लाना पड़ता है। मगर माँ जी, वो प्यासा था और प्यासी को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। इसी तरह अगला दिन चढ़ता है। माँ जी, मैंने घर आंगन बहार दिया है, आंगन चूल्हा लीपने के लिए पानी चाहिए। बहू, तुम जिस गांव में ब्याह कर आई हो वो बिना पानी का गांव है। हमें रोज दूसरे गांव से केवल एक गागर पानी मिलता है, उसी में गुजारा करना पड़ता है। अब बिना पानी वाले गांव की सच्चाई जानकर गंगा को बहुत दुख लगता है। इसी तरह समय गुजरता है, गांव में बादल गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं। पानी के अभाव के चलते मुखिया की मृत्यु हो जाती है और सब लोग रोकर विलाप करते हैं। तुझ पर आए विधाता, उस श्राप का एक एक भविष्यवाणी सच हो रही है। इस बिना पानी वाले गांव में कोई भी नहीं बचेगा। माँ जी, आखिरकार हमारे गांव की दशा ऐसी क्यों है? इस गांव में दिन चढ़ रहा है, हवा बयार सब कुछ है, फिर ये बिना पानी का गांव क्यों है? बहू, हम अपने ही अपराधों का फल भोग रहे हैं। हमारा मलमलिया गांव सबसे खुशहाल गांव था, जहां खेतों में फसलों की बालियां झूम रही हैं। सारे किसान बहती नहर से पानी पटा रहे हैं। क्या बात है हरिया काका, इस बार तो आपके खेत में अच्छी किस्म की गेहूं उगी है, खूब मुनाफा कमाओगे। अरे तेरे मुंह में घी शक्कर लखन, सब गंगा मैया की देन है। हमारे गांव में दूध जितनी स्वच्छ पानी है, तभी तो अनाज खूब उपजता है। तभी खेत की मिट्टी वाली पगडंडियों से कुम्हार किसान और उसकी पत्नी मंगला मिट्टी लेके जाते हुए। राम राम हरिया काका। राम राम भाई, राम राम। कहाँ आए थे? बस आज ज्येष्ठ मास का शुभ नहान था ना, नदी में डुबकी लगाने आए थे। नदी किनारे की मिट्टी ले लिया, बर्तन बनाने हैं। बढ़िया है भाई साहब, सब जन कमाए खाएं। पूरा गांव घुल मिलकर रहते थे। गांव का पानी बहुत मीठा था, मगर उस साल पड़ोस के गांव में भीषण गर्मी से अन्न पानी का अकाल छा गया। लगभग पूरा गांव चिलचिलाती गर्मी के चपेट में मर गया। मगर गांव से दो गरीब सामरी स्त्री सास बहू उनके गांव में आकर खेत से अनाज की बालियां बटोर रही थी। बहू देखो, इस खेत में कितनी सारी अनाज की बालियां यूं ही जमीन में पड़ी हैं, इसे बीन लो। माँ जी, हमारे खाने पीने लायक बहुत सी बालियां बीन ली, प्यास लगी है, चलिए पानी पीते हैं। दोनों सास बहू नदी पर आकर पानी पीने लगती। तभी धूर्त पंडित उन्हें पत्थर चलाकर मारता है। अरे देखो देखो गांव वालों, ये नीची जाति की सामरी औरतें हमारे नदी के पावन पानी को नाश कर रही हैं। अरे ये तो पड़ोस वाले गांव की हैं, जिनके गांव के लोग पानी की महामारी में मर गए। देखिए, आप सब लोग इतने पत्थर दिल मत बनिए। हमारा गांव बिन पानी का हो गया है, हमें अपने गांव में शरण दे दीजिए। पूरा गांव दोनों पर पथराव करता है, जिससे पार्वती दम तोड़ देती है। वहीं प्राण त्यागते हुए सामरी सास कहती है, मेरी बहू पेट से थी, तुम लोगों ने थोड़े से पानी के लिए उसके प्राण ले लिए। इसका पाप तुम्हारे ही सर पड़ेगा। तभी देवी गंगा प्रकट होती हैं। मैंने तुम्हारे गांव में अन्न पानी भरपूर दिया, लेकिन फिर भी तुम छल कपट करने वाले लोगों ने पानी के लिए सताकर निर्दोष को मारा है। अब ये गांव बिन पानी का गांव बन जाएगा। पर यदि तुम में से कोई एक भी धर्मी जन हुआ तो इस गांव का उद्धार होगा। गंगा देवी के श्राप से झरने, नदी, नहर सब कुछ बंजर हो जाता है। पूरे गांव में पानी के लिए त्राही त्राही मच जाती है, जमीन बंजर हो जाती है। आखिर में गंगा अपने दरवाजे पर आने वाले किसी भी जीव जंतु को प्यासा नहीं लौटाती, जिससे श्राप खत्म होता है और जमीन से जल फूट कर निकलता है। गंगा, तुम इस पूरे गांव को धर्म के मार्ग पर लेकर आई हो, इसीलिए आज से इस गांव में मेघ फिर से बरसेगा, जमीन जल से भर जाएगी। अंत में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। कृषक वर्ग पानी से खेती करते हैं, कुम्हार बर्तन बनाते हैं और पूरे गांव के निवासी एक साथ नदी में स्नान करते हैं। ये 12 घंटे से हमारे घर में लाइट क्यों नहीं आई है? पड़ोसियों के घर में तो लाइट जल रही है। 2 दिन बाद मेरे छोटे बेटे की शादी है, कैसे क्या होगा बिन बिजली के? पर ये लाइट कटी क्यों है मोनिका? मैंने तो तुम्हें पूरे पैसे दिए थे बिजली के बिल के, क्या तुमने उसे भरे नहीं?
जी मैंने तो भरे थे, वो भी ऑनलाइन। लगता है कोई सर्वर इशू होगा। 2 दिन देख लेते हैं, उसके बाद कंप्लेंट करेंगे। शादी का घर है तो घर में काम भी बहुत है। एक काम करते हैं भाभी, जब तक हमारे घर की लाइट नहीं आ रही तब तक पड़ोस से जनरेटर ले लेते हैं। इसी बहाने घर में थोड़ी सी रोशनी होगी। अब अंकुश पड़ोस से जनरेटर मांग कर अपने घर के बाहर लगाता है, जिसके बाद घर में लाइट और पंखा चलता है और घर में शादी की तैयारी शुरू होती है। हल्दी, मेहंदी, नाच गाना होने लगता है। तभी अगले दिन जब विवेका के घर में उसकी बहू शादी करके आने वाली होती है कि तभी आधी रात में पड़ोस की कल्याणी जनरेटर के तार को कैंची से काटती हुई, माफ करना विवेका, पर मैं अपना जनरेटर ले जा रही हूँ। 2 दिन बोला था, 4 दिन हो गए। इतने दिन अगर मेरा जनरेटर चलेगा तो वह भी गर्मी से गर्म होकर फूक जाएगा, इसलिए अब मैं इसे वापस ले जा रही हूँ। अरे कल्याणी ताई, आप ये कैसा जुल्म ढा रही हैं हमारे ऊपर? मेरे घर में मेरी देवरानी आने वाली है और आप आधी रात को अपना ये जनरेटर ले जा रही हैं। तो मैं क्या करूं बहू, तेरी देवरानी क्या मेरे जनरेटर के भरोसे आ रही है अपने ससुराल? अब तू देख ले अपने बिना बिजली के घर में कैसे लाएगी अपनी देवरानी को, क्योंकि मैं तो अपना ही जनरेटर ले जा रही हूँ। कल्याणी के जनरेटर ले जाने के बाद, मम्मी अब क्या होगा? अब तो हमारे पूरे घर में अंधेरा हो गया। अब हमारी छोटी चाची कैसे आएंगी इस अंधेरे में? तू चिंता मत कर बंटी, मैं हूं ना। अच्छा बंटी, तू एक काम कर, ये पकड़ पैसे और जा लाला की दुकान से 50-60 मोमबत्ती के पैकेट ले आ। ठीक है मम्मी, अभी लाया। बंटी दुकान से जाकर 50 से 60 मोमबत्ती के पैकेट खरीद कर अपनी माँ के हाथ में देता है। माँ जी, देवरानी जी आती होंगी, चलिए हम पूरे घर को इस मोमबत्ती की रोशनी से जगमगा देते हैं और कल सुबह तक तो लाइट आ ही जाएगी। हाँ मोनिका, सही कहा तुमने। लाओ मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मम्मी मैं भी जलाऊंगा कैंडल। अब घर के सभी सदस्य मिलकर घर में चारों तरफ मोमबत्तियां जला देते हैं और मोमबत्ती की रोशनी से पूरा घर जगमगा उठता है। कुछ देर बाद मोनिका की देवरानी अपने ससुराल पहुंचती है, जहां आरती की थाली लेकर विवेका, आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। वाह, मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, पूरे घर को मोमबत्तियों से सजा रखा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे ससुराल वाले मेरा वेलकम इतनी अच्छी तरीके से करेंगे। देवरानी जी कहाँ खो गई, अंदर आइए। जी जी जेठानी जी। अब अमृता अपने कमरे में जाती है और वहां भी कुछ मोमबत्तियां जल रही होती, लेकिन अब अमृता गर्मी से परेशान हो रही थी। अंकुश जी, अरे ये तो बिस्तर पर लेटते ही सो गए। लाइट और पंखा तो चला लेते कम से कम। कोई बात नहीं, मैं खुद ऑन कर लेती हूँ। अमृता लाइट और पंखे का स्विच ऑन करती है, लेकिन ना तो पंखा चलता है और ना ही लाइट ऑन होती है। हाय रब्बा, लाइट तो है ही नहीं। लगता है इसीलिए अंकुश जी बिना कुछ कहे सो गए। अब इतना भारी लहंगा पहनकर मुझे गर्मी में सोना पड़ेगा। दूसरी तरफ अमृता की जेठानी और जेठ, देखिए जी, सुबह से 50 कॉल कर चुकी हूँ बिजली विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और कल देवरानी जी की मुंह दिखाई, फिर उसके बाद पहली रसोई की रस्म भी है। अच्छा, अभी तुम आराम कर लो, कल की कल देखते हैं। इसी तरह अगले दिन सुबह जब अमृता अपने कमरे से नहा धोकर बाहर आती है तो घर के सभी खुली खिड़कियों में से धूप की रोशनी घर में आता देख परेशान होकर कहती है, हे भगवान, आप लोगों ने ये पूरे घर की खिड़कियां क्यों खोल रखी हैं? देखिए कितनी तेजी से धूप आ रही है घर के अंदर। माँ जी, जेठानी जी, अभी तक घर में लाइट नहीं आई है क्या? आ जाएगी लाइट बहू, तू क्यों परेशान होती है? जा फटाफट तैयार हो जा, तुझे पड़ोस के लोग देखने आ रहे हैं। अब एक बार फिर अमृता चुप हो जाती है और अपनी मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार होने लगती है। कुछ देर बाद पड़ोस की कई औरतें अमृता को देखने आती हैं। हे राम, कितनी गर्मी हो रही विवेका तेरे घर में। इतनी गर्मी में अपनी बहू की मुंह दिखाई की रस्म करने की क्या जरूरत थी? अरे तुमने तो फिर भी पतली सूती की साड़ी पहन रखी है, मैंने तो इतना भारी लहंगा, इतने भारी भारी गहने पहन रखे। सोचो मेरा क्या हाल हो रहा होगा इस गर्मी में। ये भगवान, ये लोग जल्दी से मुझे देखकर जाते क्यों नहीं? हाँ, वो बिजली कट गई है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। बाकी तुम ये बताओ, तुम्हें मेरी बहू कैसी लगी? हमें तो बहू बहुत अच्छी लगी विवेका, सदा सुहागन रहे तेरी बहू। दूर खड़ी मोनिका, ये भगवान, अभी तक बिजली नहीं आई। अगर यही हाल रहा तो मेरी देवरानी को बिना बिजली के ही अपनी पहली रसोई करनी होगी। एक काम करती हूँ, जब तक देवरानी की मुंह दिखाई की रस्म चल रही है, मैं एक बार और बिजली विभाग के दफ्तर जाती हूँ। मोनिका सड़क से ऑटो लेती है, लेकिन ट्रैफिक में फंसे फंसे मोनिका का आधे से ज्यादा समय सड़क के ट्रैफिक में ही खराब हो जाता है। और जब वह बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचती है तो वहाँ की अथॉरिटीज, भैया जी कब से बिजली बिल भर रखा है, आखिर कब पास होगा हमारा बिल? गर्मी में बिना पंखे के रहना कितना मुश्किल है, ये तो आप समझ ही सकते हैं। बताइए ना, कब आएगी हमारी बिजली? अरे मैडम, समझते तो हम सब कुछ है, लेकिन क्या करें, आपकी जो दिक्कत है वो पीछे से रुकी हुई है। हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। और वैसे भी अब शाम के 5 बज गए हैं और अब हमारा दफ्तर बंद करने का टाइम हो गया है। आप कल आइएगा। अब निराश होते हुए मोनिका अपने घर लौटती है, जहाँ विवेका और अमृता लैंप जला रही होती हैं। जेठानी जी, कहाँ चली गई थी आप? और ये बिजली कब आएगी जेठानी जी?
अगर मैंने देवरानी जी को बताया कि बिजली विभाग वालों ने हमारे घर की बिजली काट दी है तो कहीं ये परेशान ना हो जाए। आ जाएगी देवरानी जी, जल्दी ही आ जाएगी। अच्छा, अभी तो आपकी पहली रसोई होनी बाकी है ना? हाँ बड़ी बहू, लगता है बिना बिजली के ही बहू को पहली रसोई करवानी होगी। बिना बिजली के अंधेरे में मैं अपनी पहली रसोई का खाना कैसे बनाऊंगी? घबराओ मत देवरानी जी, मैं हूं ना। मैं यहाँ लैंप और हाथ पंखा लेकर तुम्हारे साथ चलती हूँ रसोई में, जिससे तुम्हें रोशनी और हवा दोनों मिलती रहेगी। और तो और देवरानी जी, तुम्हें बिना बिजली में अपनी रसोई करने में ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी। नहीं जेठानी जी, आप पहले ही बहुत परेशान हो गई। आप बैठिए, मैं कर लूंगी। अब मोनिका की देवरानी अंधेरे में लैंप लेकर बिना बिजली के अपनी पहली रसोई का खाना बनाना शुरू करती है। गर्मी से भीगती हुई अंधेरे में वह मसाले के डिब्बे को टोह टोह कर ढूंढती है। ये भगवान, इतने अंधेरे में मुझे अपनी पहली रसोई करनी पड़ेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था, इतने सपने सजा रखे थे अपनी पहली रसोई की, सब चकनाचूर हो गया। ऊपर से अंधेरे में समझ में भी नहीं आ रहा है कि कौन से डिब्बे में चीनी है, कौन से डिब्बे में नमक है। भगवान, मैं तो तेरे भरोसे ही बिना बिजली में अपनी पहली रसोई कर रही हूँ। कुछ व्यंजनों को बनाने के बाद, हे भगवान, बिना बिजली के पसीने में भीग भीग कर मैंने ये सब्जियां, पुलाव, पूरी, रायता तो बना दिया। बस मीठे में हलवा बनाना बाकी है, पर समझ में नहीं आ रहा कि ये मूंग की दाल है या चने की दाल है। कहीं मैं इस अंधेरे में मसूर की दाल का हलवा ना बना दूं। हाय रब्बा, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब अमृता अनुमान लगाती हुई दाल को लेती है और सिलबट्टे पर पीस कर घी में भूनकर मूंग दाल का हलवा बना लेती है और कुछ देर बाद अपनी पहली रसोई का खाना डाइनिंग टेबल पर परोसती है। या बल्ले बल्ले, छोटी चाची का हाथ का खाना आज हम लोग कैंडल लाइट में खा रहे हैं। मम्मी मम्मी, ये तुम्हारा कैंडल लाइट डिनर हो गया ना? बेटा। देवरानी जी, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, बस यूं ही समझिए। चलिए आप लोग खाना खाकर बताइए कैसा बना है। अब पूरा परिवार खाना खाते ही अमृता के खाने में कमी निकालना शुरू कर देते हैं। हे भगवान बहू, ये सब्जी इतनी मीठी क्यों लग रही है? ये तूने आटे की पूरी बनाई है या बेसन की? मुझे तो इस हलवे में भी कोई दिक्कत लग रही है। अमृता, तुमने ये मक्का मूंग दाल का ही हलवा बनाया है ना? हाँ हाँ, बनाया तो मूंग दाल का ही था। अच्छा बस कीजिए। एक तो हमारी प्रॉब्लम को समझते हुए देवरानी जी ने अपने ससुराल में पहली रसोई बिना बिजली के की, और आप लोग हैं कि एक एक करके उनके खाने में कमी निकाल रहे हैं। अरे जो बन गया है खा लीजिए। थैंक यू जेठानी जी, इतना अंडरस्टैंडिंग होने के लिए। सच में बहुत मेहनत लगी थी इसे बनाने में। अब अगले दिन अमृता की जेठानी फोन पर बिजली विभाग वालों से बात कर रही थी, वहीं दूर अमृता दरवाजे पर खड़ी सारी बातें सुन लेती है। जेठानी जी, तो ये कारण है घर में बिजली ना आने की? अरे आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? आपको पता है इसके ऊपर हम कड़ी कार्रवाई करवा सकते हैं। आप अभी मेरे साथ बिजली विभाग में चलिए। अब मोनिका अपनी देवरानी के साथ बिजली विभाग आती है। सर, बिजली बिल से रिलेटेड कंप्लेन किया था पर कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। आगे जाइए, आगे, यहाँ नहीं होता ये सब। आप करते हैं कार्रवाई या मैं आपके ऊपर कार्रवाई करूं? 1912 की धारा लगाऊंगी। गैर कानूनी तौर तरीके से बिजली काटने के जुर्म में आपको भी अंदर किया जाएगा और आपकी ये कुर्सी भी आपसे छीन ली जाएगी। अरे मैडम, आप तो भड़कने लगी। बैठिए बैठिए, मैं करता हूँ ना सब। अब कुछ ही देर में मोनिका के पास उसकी सास का फोन आता है। बहू बहू, बिजली आ गई हमारे घर में। अमृता, माँ का फोन आया था, बिजली आ गई है, चलो अब घर चलते हैं। अब मोनिका की पढ़ी लिखी देवरानी अपने ससुराल में बिजली वापस लाती है, जिसके बाद मोनिका अपनी देवरानी की फिर से पहली रसोई करवाती है और पूरा परिवार खुशी खुशी शाही पकवान खाता है। अब हुआ सही मायने में मेरी छोटी बहू की पहली रसोई। भाई मजा आ गया पकवान खाकर। शुक्रिया माँ जी।